हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज के क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका पार्ट हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि 12 के जो पोर्शंस हैं उनको कराने के लिए, क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा है या फिर वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं एग्जाम में। तो देखिए 12 का मैंने शुरू किया, इससे पहले बेसिक जो जानना जरूरी था 11th का, स्पेशली काइनेमेटिक्स वगैरह का और थोड़ा सा एनएलएम का, वो पार्ट मैंने करा दिया। उसका इंपॉर्टेंस आपको इधर समझ में आएगा जब हम लोग फोर्स से डील करेंगे ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में फोर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो फोर्स तो ऐसा बोल के नहीं आएगा कि मेरे अंदर काइनेमेटिक्स का यूज नहीं होगा या फिर मैकेनिक्स का यूज नहीं होगा। तो थोड़ा सा एक बेसिक बेसिक आइडिया जरूरी था, इसलिए मैंने उधर करा दिया पहले। तो आप लोग वो वीडियो एक बार जरूर देख लें, उससे आपको हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना जिनकी 1 मिनट में बनने की प्रोबेबिलिटी है। हम ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, जिनका बनने का प्रोबेबिलिटी नहीं है 1 मिनट में, उनको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि लॉजिकल नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे वो पूछेगा जिसमें आपके 5 मिनट 6 मिनट लग रहे हैं या फिर आपको बेसिक्स का यूज करना पड़ रहा है। तो वो हम फोकस करेंगे। और नेक्स्ट चीज़, हम लोग डेरिवेशन को स्किप करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन आपके काम का नहीं है तो उसको स्किप करेंगे। और साथ ही जो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनका मतलब यहाँ पर रिलेवेंस नहीं है, जैसे कि अगर डायपोल भी पढ़ेंगे तो डायपोल में एक रैंडम पॉइंट, जो जनरल पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या फिर उस पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें, तो वो तो आपसे पूछने के चांसेस काफ़ी कम है। तो इसलिए वो पार्ट सब हम लोग थोड़ा ऊपर से देख देख के निकल जाएंगे। मेनली हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से 1 मिनट वाले क्वेश्चंस का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इस हिसाब से पढ़ेंगे ना कि हमारा क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ऊपर लेवल का भी आता है तब भी हम लोग बना लें। क्योंकि देखिए क्या हुआ है, यहाँ कॉम्पिटिशन रेगुलरली बढ़ता जा रहा है। हर साल अगर पिछले साल से आप कंपेयर करेंगे तो कॉम्पिटिशन का लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो ऐसे में थोड़ा-सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं ना कि कट ऑफ 103 चला गया था पिछले बार। तो ऐसे केस में वो लोग हो सकता है पेपर को थोड़ा टफ करेंगे, जिससे कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा-सा नीचे आए। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ भी अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पे एक तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इसलिए भी कट ऑफ काफ़ी हाई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रिपेयर रहना है सबसे वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी। क्योंकि अगर हम लोग सबसे वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहेंगे ना, तभी हम लोग बेस्ट अपना अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग साथ-साथ बने रहें और देखते रहें। बाकी अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो इतना आप जान लो कि आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है और सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे हम लोग पढ़ेंगे जिससे एकदम प्रिसाइजली, बस इतना से हमारा काम भी हो जाएगा और आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। तो आप जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आप इसको एज ए रिविजन वीडियो देख सकते हो। ये सारी वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली हैं स्कोर को बूस्ट करने में। क्योंकि देखो, सब लोग हो सकता है 70, 80, 85 तक चले जाएँगे, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। उसके लिए आपको जो लास्ट के 10 टू 15 मार्क्स है ना, उनको लाना पड़ेगा। वो सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है और फोकस का काम है। तो ऐसे में मैं आपका हेल्प करने वाला हूँ इस चीज़ में। तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर इसे पढ़ सकते हो। आपका ये बस वैल्यू एडिशन ही करने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको रेगुलर वीडियोज मिलती रहें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स वगैरह और पीडीएफ्स वगैरह, ये नोट्स वगैरह सब जो है वो मिलती रहती हैं। तो चलिए हम अपने आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के क्लास में हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक एक चीजों को हम बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए अपने सबसे पहले आज के टॉपिक से हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए क्या होता है चार्ज। चार्ज जैसे कि आप मास जानते हो, मास क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो कि मैटर की एक प्रॉपर्टी है। वो उसके वजह से एक वेट भी आता है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये सारी चीजों का रीजन क्या है? मास। अगर मास नहीं है तो उस पर फोर्स ग्रेविटी के द्वारा नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या है? वो मास की वजह से लगने वाला एक फोर्स है। तो वैसे ही चार्ज जो है वो भी एक मैटर का प्रॉपर्टी है, तो इसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। तो इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए क्या होता था, जैसे ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी के केस में जब ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मास वाले ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। जैसे हम खड़े हैं इस अर्थ पे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग हैं, हमारे अंदर मास है तो हम पे फोर्स लग रहा है। अगर मासलेस होते हैं हम लोग तो हम पे फोर्स नहीं लगता, क्योंकि ग्रेविटी तभी लगेगा ना जब मास रहेगा। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू G m1m2/r²। यहाँ पे दोनों बॉडी का मास होना कंपलसरी है फोर्स के लिए। किसी भी एक का मास जीरो होगा ना, फोर्स जीरो हो जाएगा। तो सेम
ये भी एक ऐसा मतलब प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी और वहां पे आगे जाकर मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। लेकिन आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए, चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट अगर चार्ज हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स कैसा होता है, क्या होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये होता है चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज के टाइप्स। तो देखिए, दो टाइप के चार्ज होते हैं, आपने सुना होगा, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ऐसा कोई मतलब कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल ऐसा बन के नहीं आया था, इसको हमने अपने हिसाब से डिराइव किया है। देखिए क्या होता है, जैसे कि किसी भी बॉडी को चार्ज हम लोग कब बोलते हैं, जैसे कि अगर मान लो उसको बोलना है कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि उस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, क्योंकि नेचर में कोई भी बॉडी न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उस पर चार्ज कैसे ला सकते हैं, तो चार्ज लाने के कुछ तरीके हैं चार्जिंग के। तो किसी भी तरीके से अगर हम चार्ज लाते हैं तो चार्ज आता कैसे अल्टीमेटली, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से। अगर किसी ऑब्जेक्ट से, सबसे पहले आप ये जान लो, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो एक निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास बहुत ही कम होता है, और चार्ज जो होता है ना वो निगेटिव में होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। तो अब वो इलेक्ट्रॉन हम किसी, अगर एक पार्टिकल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक निगेटिव चार्ज कम हो गया, एक यूनिट। तो उसका जो चार्ज आएगा ना वो पॉजिटिव में +1 E उस पर चार्ज आ जाएगा। और साथ ही अगर निकाल के जिस बॉडी ने वो चार्ज, वो 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, उसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा सेम उतना ही क्वांटिटी में, 1 E के इक्वल में लेकिन निगेटिव में। तो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकला, जिस बॉडी में से, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लो यहीं पे एग्जांपल के लेते हैं, एक बॉडी, दो बॉडी ये हैं। तो मान लो हमारे पहले बॉडी से इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस दूसरी बॉडी में, ये ए है, ये बी है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा ना, तो ये वाला बॉडी जो हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन ये है कि इनिशियली दोनों जो बॉडीज थे हमारे वो न्यूट्रल थे, दोनों में से किसी पे भी किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं था। तो ये होता है दो टाइप ऑफ चार्ज। और दो टाइप हमने कैसे इस कंक्लूजन को निकाला, इसके लिए भी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जैसे देखिए क्या होता है, जब सबसे पहले जब इनिशियली एक्सपेरिमेंट सारे हो रहे थे, तो वहां पे देखा गया ना कि जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को जब हम लोग पास ला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के आसपास ला रहे थे, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, मतलब धक्का दे रहे थे दूर की तरफ। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये दोनों जो सेम टाइप के पार्टिकल है ना, वो एक टाइप का कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, क्योंकि एक दूसरे को वो लोग रिपेल कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो हो नहीं सकती है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था ग्रेविटी जो लगती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता वो तो एक दूसरे की तरफ पुल करता, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा था, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बाहर की तरफ धक्का दे रहे थे। तो ऐसे में हमें समझ में आया कि ये मास नहीं है, कोई और प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हमने कन्वेंशन से नाम दिया कि चार्ज, इसको हम लोग बोलेंगे। अब नेक्स्ट बात रही कि हम लोग इसको पॉजिटिव निगेटिव कैसे कंसीडर किए। तो देखिए क्या होता था, जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को लिया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब हम दोनों को एक साथ ले गए, एक साथ दोनों को एक जगह पे कर दिए, एक मतलब डब्बे में मान लो डाल दिए, उसके बाद अगर हम किसी और दूसरे चार्ज पार्टिकल के सामने ले जाते थे ना, तो उनके बीच कुछ होता ही नहीं था, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन कुछ भी नहीं। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि दोनों को जब एक साथ कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ऐसे तो दोनों अगर अपोजिट वाले दूर दूर हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक साथ दोनों आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, चार्ज वाला इफेक्ट ही नहीं शो कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि दोनों का जो चार्ज था ना बिल्कुल अपोजिट था, ऐड होकर दोनों जीरो हो गया। तो ऐसे हम लोग कंक्लूजन निकाले क्या, कि दोनों पे जो चार्ज है, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव, यानी अपोजिट चार्ज है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आया पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अगला चीज हमने जो समझा, अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ऐसे समझ लो, अगर एक सेम टाइप के चार्जेस हैं, जैसे दो पॉजिटिव या दो निगेटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है ना वो होती है कूलम। ये एक बड़े साइंटिस्ट कूलम के नाम पे
दी हुई है, इसको हम लोग कैपिटल सी से भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है I इंटू टी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कूलम चार्ज होता है ना, चार्ज इक्वल टू होता है करंट इंटू टाइम, और जो हमारा जो बेसिक यूनिट्स है उसमें हमारा करंट आता है ना कि चार्ज। तो इसलिए हम लोग इस यूनिट को दूसरे फॉर्म में एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं। जैसे चार्ज को टाइम से, अगर करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा चार्ज मिलता है। करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो हम लोग टाइम को जब दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें Q इक्वल टू A इंटू एस मतलब एम्पियर सेकेंड आ जाएगा। तो ये होता है हमारा दूसरा यूनिट, और इसीलिए जो हमारा डायमेंशन हो जाता है ना वो I हो जाता है करंट के लिए और T हो जाता है हमारा टाइम के लिए। तो ऐसे करके हमें मिलता है इसका डायमेंशन I इंटू टी। नेक्स्ट बात करते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मीनिंग देखिए क्या है। ये जो चार्ज हमारा होता है ना ये क्वांटाइज्ड होता है, मतलब ये चार्ज किसी भी बॉडी पे अगर है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो मतलब ई के फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता है, वो जब भी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी 1E 2E या फिर -1E -2E, ऐसे करके ई के मल्टीपल में ही होगा, और इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। जैसे कि इसको ऐसे आप लिख लो प्लस माइनस n इंटू ई। एन जो हमारा है ना वो इंटीजर है, यानी हमारा चार्ज कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट बात करें चार्ज इज कंजर्व्ड। आपको पता है नेचर में कुछ क्वांटिटीज जो है ना फिजिक्स में वो हमने कंजर्व्ड मानी है, जिनमें से एक चार्ज भी है। और इसके अलावा और क्या क्या है? मास है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप केमिस्ट्री में मेनली पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़े हैं। तो ऐसे ही जो सारी कंजर्व क्वांटिटीज होती हैं उनमें से एक हमारा चार्ज भी है। तो चार्ज को हम लोग न बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो क्या कर सकते हैं, चार्ज बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। जैसे किसी बॉडी पे चार्ज अगर आता है तो वो किसी बॉडी से ट्रांसफर हुआ होगा, उसके अंदर चार्ज ऐसे कहीं से हवा में से नहीं आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो किए तो वो पॉजिटिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो किए तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन वो चार्ज होगा बस ट्रांसफर ऑफ चार्ज की वजह से, न कि चार्ज उसके अंदर नया बना या चार्ज गया। ऐसे न्यूट्रल बॉडीज में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर होती है वो बिल्कुल सेम टू सेम होती है ताकि वो न्यूट्रल रहे। लेकिन वही चार्जिंग हम लोग अलग अलग मेथड से करते हैं तो चार्ज जनरेट होता है। तो इसीलिए चार्ज को हम लोग न बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, ये कंजर्व्ड क्वांटिटी है, नेचर में ऐसे ही रहेगी। हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को तो मिटा सकते हैं लेकिन उसके अंदर के चार्ज को नहीं। उसका एक एक एटम जो टूटेगा ना वो सारा एटम चार्ज को लिए हुए होगा, वो हमारा जो नेट चार्ज आएगा ना वो सेम आएगा। इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स में जब आप पढ़ते हो ना वहां पे कोई भी एक, जैसे यूरेनियम टूटता है उससे कुछ पार्टिकल्स बनते हैं, तो टोटल मास वहां भी कंजर्व होता है। और मास जो कंजर्व, जो भी मास का लॉस आता है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसीलिए हम लोग वहां पे E इक्वल्स टू MC स्क्वायर का भी यूज करते हैं एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज की हम बात करें तो वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी इंडक्शन। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग ने बहुत बार किया होगा, जैसे कि बचपन में ऐसे कॉम्ब यूज करते हो आप बाल में, हेयर कॉम्ब। अगर बाल में कॉम्ब यूज करके उसके बाद आप छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास ले जाओगे ना तो कॉम्ब जो है वो उनको अट्रैक्ट करेगा। तो ये होता है ना इंडक्शन की वजह से। जैसे क्या होता है जब बाल के अंदर हम कॉम्ब को रब करते हैं तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज हो जाते हैं, कुछ चार्ज आ जाता है उसके अंदर में। फिर ये जो चार्ज आता है ना वो चार्ज के वजह से जब हम इसको एक पेपर के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो उनको ये अट्रैक्ट करने लगता है। सेम आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक बलून को आप अपने बाल में रब कर लो, उसके बाद देखोगे अगर छोड़ोगे ना तो थोड़ा सा उड़ेगा, फिर जाकर कहीं दीवार वगैरह में चिपक जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स आपने बचपन में किए होंगे। तो वही होता है इंडक्शन, या फिर इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो चार्ज जनरेट हुआ वो क्यों हुआ? फ्रिक्शन की वजह से। हमने कॉम को बाल में रब किया या फिर बलून को हमने रब किया, या फिर कपड़ा भी अगर दो टाइप का रब करते हैं ना, जैसे सिल्क को हम एक्रिलिक के साथ रब करें तो भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज हो जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है ना कि जैसे एक बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रब करने के टाइम में दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है और दोनों चार्ज हो जाते हैं एक दूसरे के अपोजिटली। तो इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो known as static electricity is a type of electric charge that builds up on the surface of objects when they are rubbed together। मतलब ये एक टाइप का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और ध्यान रखिएगा यहाँ जो चार्ज जनरेट होगा ना वो चार्ज फ्लो नहीं करेगा करंट के जैसा,
ये बस जनरेट होगा उस बॉडी पे, वहीं पे रहेगा, ये फ्लो नहीं करता है। ओके, जनरली देखिए ऐसे केस में क्या होता है, जैसे कि दो चीजों को हम रब कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन लूज करेगा, जिसकी टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन जिसके लूजली बाउंड होंगे उसके न्यूक्लियस के साथ। तो ऐसे कुछ पार्टिकल तो होंगे ना जिनका एक दूसरे के कंपेरिजन में किसी का इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता होगा, किसी का लेट से, तो जिसका इलेक्ट्रॉन जल्दी लूजली हेल्ड होगा वो जल्दी फ्लो कर जाएगा, दूसरे वाले के पास चला जाएगा। तो ऐसे होता है हमारा इंडक्शन में। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसपे हम लोगों को क्वेश्चन सारा बनाना है। तो सबसे पहला हमारा कूलम्स लॉ। तो देखिए क्या है कूलम्स लॉ, जो हमारा है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहीं से मैथमेटिक्स से डिराइव किया हुआ है, एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्व किया कूलम ने ऑब्जर्व किया कि जैसे दो चार्ज हमने रखे हैं, जैसे मान लो एक चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया, एक चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, लेट से r, और चार्जेस का हम कुछ नाम देते हैं Q1 Q2। तो कूलम ने क्या देखा कि ये दोनों जो चार्जेस है ना, ये जब इस डिस्टेंस पे रखी हुई हैं तो दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और साथ ही ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ऐसा ऑब्जर्व किया कूलम ने। तो उन्होंने इसको एक साथ जब कंबाइन किया तो इसको एक हमें ये मिल गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और फिर उसके बाद जब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने दिया तो ये बन गया F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और ये जो K है हमारा ना, इसी K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, और इसका यूनिट्स अगर हम देखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ऐसा यूनिट आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, इसकी दूसरी जो वैल्यू होती है K को हम लोग ऑल्सो लिखते हैं K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे अब देखिए 4 पाई तो आप लोग जानते हो, पाई इक्वल्स टू 3.14, 4 तो एक नंबर है। एप्सिलॉन जो होता है ना, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट की हमें जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 8.854। और इसकी अगर हम लोग यूनिट लिखते हैं तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई थिंक ये होनी चाहिए, आप लोग वेरीफाई कर लेना। तो देखिए ये हमारी आती है कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसी फॉर्मूला को जब आगे हम लोग और सारे वैल्यूज के साथ लिखते हैं तो ये बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जब भी कोई दो चार्ज बॉडीज हम लोग रखते हैं तो दोनों के बीच जो फोर्स आता है ना, वो इतना ही आता है हमारा नेट फोर्स, जो कि इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये ऑब्जर्वेशन था कूलम का, और इसी को उन्होंने लॉ के फॉर्म में दे दिया कि जब भी कोई दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे के सामने रहेंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जिनका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, वो हमारा आएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए कुछ कंसिडरेशन यहाँ पे, ये जो दोनों बॉडीज हमने ली है ना, ये पॉइंट चार्ज लिए, उन्होंने पॉइंट चार्ज के लिए इसको प्रूफ किया था। और इसको और जनरलाइज वे में हम बड़े चार्जेस के लिए भी यूज करते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह का यूज करके फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, वो सारे हम लोग आगे देखेंगे। ये सबसे बेसिक लॉ है जहां से सब कुछ शुरू हुआ है। तो ये हमारा आया। फिर नेक्स्ट आया कि उस फोर्स जो लगेगा उसका क्या डायरेक्शन होगा। तो देखिए हमने ऊपर में पढ़ा, अगर लाइक चार्जेस है, मतलब Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव है ना, तो दोनों बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। जैसे दोनों अगर प्लस प्लस हैं तो जो फोर्स लगेगा ना, वो रिपल्सन वाला फोर्स होगा। रिपल्सन मतलब अगर ये मान लीजिए Q1 है, ये भी प्लस है, ये Q2 है, ये भी प्लस है, तो जो फोर्स लगेगा ना, वो दोनों एक दूसरे से इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, और ये इक्वल एंड अपोजिट होगा दोनों पे फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा सेम, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का उल्टा होगा। नेक्स्ट केस अगर देखें, अगर ये प्लस ये माइनस रहे, इसको मान लो प्लस ये माइनस, तो अब क्या होगा, अब एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अब फोर्स जो लगेगा ना, अंदर की तरफ लगेगा दोनों पे, अभी भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यही है हमारा टोटल कूलम्स का लॉ। अब यहाँ पे हमने यूनिट लिख दिया है सारा, तो यूनिट की हेल्प से आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं इनका। आप डायमेंशन खुद से होमवर्क में प्रैक्टिस करना, जिससे आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा ये चीज। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे ग्रेविटी में हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग रहते हैं। जैसे कोई भी एक बड़ा कोई भी मास है, मतलब तो वो एक अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, उस फील्ड में कोई दूसरा मास आता है तो उस पर फोर्स लगता है। सेम उसी वे में बिहेव करता है चार्ज।
कोई भी चार्ज है ना वो अपना एक फील्ड बनाएगा, उस फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा ना उस पर एक फोर्स लगेगा, और इसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो देखिए इसको हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। इट्स वे टू विजुअलाइज द इन्फ्लुएंस दैट एन इलेक्ट्रिक चार्ज हैज ऑन द स्पेस अराउंड इट। मतलब देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड के स्पेस में उसका कुछ फील्ड होता है ना, उसको विजुअलाइज करने का तरीका यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे कोई भी अगर दूसरा चार्ज उस चार्ज के फील्ड में जाएगा तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। जैसे हम लोग ग्रेविटी में आते हैं, हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हैं तो हम पे फोर्स लगता है। हम कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो उस पत्थर को धरती अपनी तरफ खींचती है, उस पे अट्रैक्शन का एक फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसके फील्ड में है, अर्थ के फील्ड में है। तो इस ऐसे ही सेम अगर कोई चार्ज है, उस चार्ज के फील्ड में अगर कोई और चार्ज है ना, उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स जो है ना उस चार्ज पे कैसे लगेगा वो डिपेंड करेगा उसके दोनों चार्जेस जो है हमारे उनके साइन पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आगे हम देखेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम दो चार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग लाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है ना, ये एक तरह से हम इसको फोर्स फील्ड भी बोलते हैं। ये क्या होता है देखिए, जैसे हमारा चार्ज क्यू है, तो ये जो चार्ज क्यू है ना, इससे दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ये दो कंडीशन हमारे क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है कि ये चार्ज जो है क्यू वो निगेटिव हो। तो अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इसके तरफ अंदर आएगी रेडियली इनवर्ड। अभी हम बात सारा कर रहे हैं पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में। और दूसरा केस क्या हो सकता है, ये हमारा पॉजिटिव हो। पॉजिटिव रहेगी तो सेम सारा वही फॉलो होगा, बस एरो जो है हमारे बाहर की तरफ हो जाएगा, सारा जो फील्ड लाइंस है ना वो इससे निकल के बाहर की तरफ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये ई होता है, इसको डिफाइन कैसे किया हुआ है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी एक टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो है ना वही हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो ऊपर में हम देख रहे थे ना, दो चार्जेस हमारे पास थे, तो फोर्स क्या आ रहा था, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू के। अब अगर हम बात करें कि इस Q1 चार्ज का फील्ड क्या होगा, Q1 चार्ज का फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q2 चार्ज से हम डिवाइड करेंगे इसको। जैसे देखिए, तो देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पे जो हमारा Q2 चार्ज है ना, Q2 चार्ज पे हमारा इतना फोर्स लग रहा था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब क्या है देखिए, यहाँ पे Q2 तो चार्ज हो गया जिसपे फोर्स लग रहा है, और ये इसलिए हमारा टेस्ट चार्ज हो गया। अगर हम यूनिट चार्ज की बात करें, एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, Q2 को हमें नीचे लाके डिवाइड करना होगा पूरे फोर्स में। Q2 को हम इधर लेके आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ना वो हमें पता चलेगा। जैसे पूरे Q2 पे फोर्स अगर निकालना हो तो यहाँ पे हमने Q2 लिखा, अगर एक यूनिट मान लो चार्ज है, एक कूलम चार्ज है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ Q2 को हम लोग 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो यही हमारा सेम बन जाएगा F इक्वल टू KQ1 बाई आर स्क्वायर। तो एक यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है ना वही हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। मतलब एक यूनिट चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज अपना Q2 लिया था, इसलिए Q2 चार्ज से हमने यहाँ पे F को डिवाइड किया, क्योंकि अगर Q2 चार्ज पे पूरा इतना फोर्स लग रहा था, यूनिटरी मेथड जो हमने पढ़ा बचपन में, अगर पूरे Q2 चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है तो एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो हम लोग इसके लिए फोर्स को पूरे Q2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एक यूनिट पे लगने वाला फोर्स, और वो जो फोर्स आएगा ना वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए मान लो हमारे पास एक यहाँ पे सेटअप है, जैसे कोई चार्ज है हमारा यहाँ पे Q। इससे अगर हम बात करें किसी भी यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इसको बोल देते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमारा है R है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया हुआ है पॉइंट चार्ज के लिए, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब सेम चीज, जो हमारा फोर्स है पर यूनिट चार्ज, यानी कूलम लॉ से जो हमें फोर्स मिला है उस फोर्स का एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स होगा, उस लॉ के हिसाब से वही हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चार्ज क्यू है ना, इससे आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस चार्ज के वजह से। तो ऐसे निकालते हैं हम किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी बड़े बॉडी के लिए निकालेंगे तो इसी पॉइंट चार्ज वाले कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके जोड़ेंगे ढेर सारा, तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। यानी यहाँ हमने चार्ज से डिवाइड किया है फोर्स को, तो इसलिए हमारा न्यूटन पर कूलम। और हमारा अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो जैसे देखिए फोर्स का डायमेंशन हमारा हो जाता है
ml (T⁻⁻²) और हमारा कूलम इसका डायमेंशन क्या था, I × T। तो अब देखिए हमारे यहाँ से दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा डायमेंशन ऑफ E हमें मिल जाएगा, वो हो जाएगा ml(T⁻⁻3I)। ये हो जाएगा हमारा इसका डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दो चार्जेस 10 microcoulomb and -10 microcoulomb are placed at a points A and B separated by a distance of 10 centimeter. Find the electric field at a point P on the perpendicular bisector of AB at a distance of 12 centimeter from its middle point. जैसे बोल रहा है दो चार्ज रखे हुए हैं, दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। आपको बताना है दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 12 सेंटीमीटर ऊपर में मिडिल पॉइंट से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके लिए डायग्राम देखेंगे। तो देखिए मान लो ये हमारा डायग्राम हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा चार्ज एक है 10 माइक्रोकूलम, ये -10 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर और एकदम बीच में बिल्कुल यहाँ मिड पे 5 दोनों साइड से 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से 12 सेंटीमीटर ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 12 सेंटीमीटर एबव, मतलब ये वाला P वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, जब भी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ जाएगी और कोई भी नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ जाएगी। तो यहाँ पे आप नोट करके रख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो दूर और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पास। ओके, तो ऐसे ही होता है। अब इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बी पे यहाँ पे -10 कूलम है ना, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके तरफ यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन वहीं अगर बात करें इस पॉजिटिव वाले की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज से इससे दूर की तरफ इधर की तरफ कहीं पे लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए अब क्या होगा, एक ऊपर की तरफ लग रही है और एक ऐसे नीचे की तरफ, और दोनों ही एक सर्टेन एंगल पे लग रही है। तो दोनों के बीच का रिजल्टेंट कुछ आएगा और रिजल्टेंट वो आएगा दोनों के बीच में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट लिया है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले निकालना होगा ये वाला डिस्टेंस r, और ये दोनों में इक्वल होगा, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो r हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमारा 5 होगा, तो r² इक्वल्स टू 5² प्लस 12²। तो r हमारा यहाँ से आ जाएगा √25 प्लस 144 यानी 13 सेंटीमीटर। ओके, चाहे तो आप r² भी निकाल सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली पुट हमें r² ही करना है। तो देखिए क्या कर लेते हैं हम लोग, e कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए अगर ये है तो ये जो होगा वो EB के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है, तो डायरेक्शन हमने अलग अलग कंसीडर कर लिया है। तो इन दोनों को आप लोग यहाँ पे इसको भी ई बोल सकते हो, इसको इनेट बोल लो, इसको भी ई बोल सकते हो। तो क्या होगा, इनेट जो होगा ना वो देखिए इस ई का एक कंपोनेंट ये थीटा है, तो इसके बगल वाला इस साइड पे कंपोनेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा, और ऊपर वाले का भी सेम यही कंपोनेंट आएगा क्योंकि इसके भी पास वाला एंगल है, तो यहाँ से भी ई कॉस थीटा ही आएगा, तो इंटू 2 कर दिए। और देखिए इधर की तरफ कंपोनेंट जो आएगा ना ई साइन थीटा, तो सेम ऊपर की तरफ भी एक कंपोनेंट जाएगा ई साइन थीटा। तो क्या होगा, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसका कोई नेट इफेक्ट नहीं आएगा। नेट जो हमारा आएगा ना ई कॉस थीटा इंटू 2, और वो ई क्या होगा, ई यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ई इक्वल्स टू के क्यू² बाई r²। यहाँ पे हम बस मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, डायरेक्शन का हम लोग कोई यहाँ पे कंसीडरेशन नहीं ले रहे हैं, कोई वेक्टर वेक्टर से डील नहीं करना है, डायरेक्शन ऊपर सारा हमने सॉल्व कर दिया। तो देखिए क्या हमारा आएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू यहाँ पे हमने क्यू² लिख दिया, क्यू होगा केवल। तो देखिए यहाँ पे क्यू जो हमारा है दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 × 10⁻⁻6, माइक्रो मतलब -6। जब भी पावर माइक्रो में रहे तो उसको -6 लेते हैं पावर, और जब भी नैनो में दिया रहे तो उसको -9 हम लोग कंसिडर करेंगे। चार्ज के केस में ना मैक्सिमम आपको ये माइक्रो या फिर नैनो ही मिलेगा ज्यादातर केसेस में, कहीं कहीं पे मिली कूलम भी मिलेगा तो 10⁻³ होता है। तो देखिए 10 × 10⁻6 डिवाइड बाई r² यानी 13 सेंटीमीटर। तो देखिए यूनिट का खास ख्याल रखना है, यहाँ पे सेंटीमीटर में हम लोग सारा ऐसे यूनिट्स में ले रहे हैं, तो इसलिए 13 × 10⁻² मीटर में हो जाएगा, मीटर कर लेते हैं स्क्वायर। एक्चुअली हम लोग यूनिट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगर यूनिट लिखेंगे तो फिर सबका लिखना पड़ेगा ना, तो ऐसे में गड़बड़ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओवरऑल यूनिट दे रहे हैं न्यूटन पर कूलम। क्या, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारा
9 इंटू ये सारा जो पावर हम लोग करेंगे 10 रेज़ टू द पावर 3 और यहाँ से एक 10 रेज़ टू द पावर 4 ऊपर में बचेगा हमारा, तो 9/13 इंटू 13 हमारा हो जाता है 169। अब यहाँ पे 10 का पावर कितना आएगा वो गिनिए। देखिए यहाँ से 9 हुआ, 9 में से 6 चला गया मतलब 3 बचा और एक ये 4 हो गया। 4 के बाद नीचे से 4 और आ गया, 10 रेज़ टू द पावर 8 न्यूटन पर कूलम, हमारा इतना आया। फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, हमारा फाइनल आंसर जो भी आए वो हम लोग इसको लिखेंगे। तो हमारा जो नेट फील्ड आएगा ना वो देखिए क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल्स टू ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इंटू 2 ई कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9/169 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 न्यूटन पर कूलम। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज, या फिर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। ये वो लाइंस होती हैं जिनके अलोंग फोर्स लगता है। जैसे कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, किसी भी चार्ज का क्या फील्ड है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलिए इनको हम अच्छे से देखते हैं क्या होती हैं। देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्टेन कर्व्स नोन एज लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Lines of force are drawn in such a way that the tangent to a line of force gives the direction of the resultant electric field there. जैसे देखिए ये हमारा कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। अगर जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, उससे रेडियली आउटवर्ड के तरफ जाएगा, मतलब रेडियली उससे बाहर निकलेगा। अगर निगेटिव है तो रेडियली अंदर की तरफ या रेडियली इनवर्ड्स आएगा। और एक चीज और देखते हैं, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे P1 है और ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ यहाँ पे देखिए, अगर इस एरिया में हम देखें तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, लाइंस जो है ना काफी नजदीक नजदीक है। तो इस वजह से इस पॉइंट पे ना जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी मैग्नीट्यूड वाइज वो ज्यादा होगी अगर कंपेयर करें इस बाहर वाले पॉइंट से। जैसे जैसे हम लोग चार्ज के नजदीक पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। ये तो हम लोग उससे भी देख सकते हैं ना, ई जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है फील्ड घटता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा मतलब जितना नजदीक हम लोग रहेंगे ना फील्ड उतनी ज्यादा होगी। तो उसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि जो नजदीक पॉइंट होगा चार्ज से वो वहां पे फील्ड ज्यादा होगी और जो दूर होगा वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा कंपैरेटिवली। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, अगर दो चार्जेस को रखते हैं तो फील्ड कैसे बिहेव करती है। तो देखिए जैसे हमने दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास रखा तो जो फील्ड होती है ना वो जो लाइन्स यहाँ आएंगी ना एक दूसरे को यहाँ पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे के यहाँ से पास से होते हुए बेंड हो जा रही हैं। जैसे देखिए यहाँ जो बीच में कुछ लाइंस हो रही थी ना, जैसे ये बाहर इधर वाली लाइन हो रही थी, ये लाइन कुछ ऐसे बेंड हो जा रही है, धीरे धीरे ऐसे करके बेंड होती जा रही है लाइंस, और नीचे वाली इधर नीचे बेंड होती जा रही है। सेम इसके ऊपर ऐसे हो रहा है और यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। तो उसी वजह से यहाँ पे अगर दो सिमिलर चार्जेस है ना, यहाँ पे अगर दो निगेटिव भी होते हैं ना तब भी जो हमारी ये लाइंस है ना ये ऐसे ही होती, बस डायरेक्शन जो है ना अंदर की तरफ हो जाता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से लाइंस निकल रही हैं क्योंकि इससे रेडियली आउटवर्ड तो निकलनी है, और निगेटिव में अंदर जाके घुस रही हैं क्योंकि यहाँ रेडियली इनवर्ड्स आनी है। तो इस वजह से जो हमारा ये लाइंस हो रहा है ना ये अंदर की तरफ आएगी निगेटिव में और बाहर की तरफ निकलेगी पॉजिटिव से। तो कुछ ऐसे लूप टाइप का बनता है। लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे क्लोज लूप नहीं है, मतलब लूप कभी पूरा नहीं होता है, यहाँ से निकल के यहाँ खत्म हो जा रही है। ऐसा नहीं कि ये इसको क्रॉस करके ऐसे वापस से पूरा सर्कल बना दे रही है, ये बस यहाँ से एक लाइन निकल रही है, इस पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। और वैसा ही सेम होगा, सारे लाइंस कहीं ऐसे ऊपर जाएंगे वापस से इसमें आएंगे, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट लाइंस निकलती हैं, इनका कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं। और हमारा दूसरे अगर निगेटिव चार्ज मिलेगा तो निगेटिव चार्ज के अंदर फिर जाएंगी पॉजिटिव से निकल के बाहर की तरफ। तो यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट। अगर कोई एक लाइन चार्ज है, जैसे देखिए तो लाइन चार्ज के केस में क्या होगा, जैसे मान लो एक रॉड है हमारा, तो रॉड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ना वो उससे बस रेडियली उसके ऐसे सरफेस से निकलती जाएंगी बाहर की तरफ। और अगर निगेटिव है तो यही जो चार्जेस ये लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ ऐसे एरो जो होगा सारा हमारा इनवर्ड्स हो जाएगा। तो ऐसे करके निकलता है फील्ड लाइंस। अब इनकी कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इन सब प्रॉपर्टी को आपको याद कर लेना है, हो सकता है आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में वो ये पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कुछ ऑप्शन दे दे कि ऐसा करती है नहीं करती हैं, तो बिहेवियर आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक है। तो सबसे पहले देखिए, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनसाइड नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव से शुरू होंगी निगेटिव पे खत्म होंगी, जो आपको मैंने बताया।
इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। मतलब अगर कोई एक चार्ज है ना तो उसके लिए आप मान लो दूसरा चार्ज इंफिनिटी पे रखा हुआ है, यानी सारी यहाँ से लाइंस अगर पॉजिटिव है तो निकलेंगी और इंफिनिटी तक जाएंगी, और अगर निगेटिव है तो इंफिनिटी से उसके तक आएंगी। तो हम लोग बस थोड़ा सा कुछ दूर का एरिया उसके रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम लोग पूरा शो नहीं करते हैं। तो ऐसा होता है ये वाला पहला प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। तो देखिए जहां पे कोई चार्ज नहीं है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बीच के एरिया में यहाँ पे देखिए दो जैसे चार्ज है, हमारे बीच के एरिया में तो कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंटिन्यूअस कर्व ले रहे हैं, यहाँ पे बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा है। ये जो लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, ये भी कर्व जो है ये भी कंटिन्यूअस है, मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं है। यहाँ पे अगर कोई एक बीच में हम चार्ज रख देंगे ना वहां पे ब्रेक आ जाएगा, ये पहले यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ करके ऐसे करके भी आएगा। तो ये होता है जहां भी चार्ज फ्री रीजन है वहां पे ये कंटिन्यूअस लूप्स होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। जो मैंने आपको बताया ये कभी इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं कर सकती हैं एक दूसरे को। इफ दे डिड द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन विच इज एब्सर्ड। तो देखिए क्या बोलता है, जैसे ये जो लाइंस होती हैं वेक्टर लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर बाय द चांस अगर हम मानते हैं कि ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। जैसे देखिए दो लाइंस अगर हम ऐसे इंटरसेक्ट करा देते हैं तो इस पार्टिकुलर जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे हम डायरेक्शन कैसे देंगे। डायरेक्शन का हमने डेफिनेशन दिया था, किसी भी जो लाइन हमारा ड्रॉ किया हुआ है उस लाइन पे अगर हम टेंजेंट उस पॉइंट पे डालेंगे ना, तो जैसे कि इस ये पॉइंट है यहाँ पे एक टेंजेंट डालेंगे ऐसे करके, देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट जो है ना ये डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन ये इस केस में देखिए यहाँ पे हम लोग टेंजेंट किधर ड्रॉ करेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे या इधर ड्रॉ करेंगे। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, तो उसी को लिखा है दिस इज लुकिंग एब्सर्ड, मतलब बहुत बेकार दिख रहा है, गलत दिख रहा है, तो अजीब दिख रहा है। तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगा, जो कि फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन किसी एक वेक्टर का। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। तो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स, दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव नेचर आ जाता है इस फील्ड का। तो इस फोर्स के कंजर्वेटिव नेचर की वजह से हम लोग यहाँ पे क्लोज लूप्स का फॉर्म नहीं करते हैं। इसको और डिटेल में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के टाइम में समझ सकते हैं, जब हम लोग वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पे फोर्सेज के नेचर पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या होता है, जैसे देखिए कंसिडर सिस्टम ऑफ चार्ज, जैसे कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब एक सिस्टम उसमें कितनी भी चार्जेस हो सकती हैं, एक दो या फिर एन नंबर ऑफ चार्जेस। द चार्जेस ऑफ द सिस्टम एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेज ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। इफ द पोजीशन ऑफ वन और मोर चार्जेस इज चेंज, जैसे कि क्या मान लो एक सिस्टम में ढेर सारे चार्ज हैं, वो एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रही होंगी, सारी चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होंगी, उनकी वजह से कुछ इंटरेक्शन की वजह से फोर्स लग रहा होगा और एक एनर्जी आ रही होगी, इंटरेक्शन एनर्जी बोल लो उन चार्जेस की। तो वो जो जैसे किसी भी एक चार्ज का आप पोजीशन चेंज करोगे ना तो एनर्जी पूरी पूरी चेंज हो जाएगी। तो जो चेंज आएगा ना एनर्जी में उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसके पोजीशन की वजह से जो कुछ एनर्जी होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन में चेंज आया उसकी वजह से कुछ एनर्जी अराइज हुई, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए वी डिफाइन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेज एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम चेंजेस। मतलब सिस्टम में कुछ भी चेंज हुआ, वो चेंज लाने के लिए हमें बाहर से कुछ काम करना पड़ा होगा। जैसे मान लो एक यहाँ पे हमारे पास एक डब्बा है, डब्बे में दो चार्जेज हैं, एक प्लस एक माइनस, इसको Q1 बोल लो, इसको Q2 बोल लो। अब यहाँ पे एक तीसरा चार्ज अगर लाना है Q3, हमें अगर Q3 को लाना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा बाहर से, तभी ये चार्ज यहाँ पे आएगा। और ये जो वर्क हमारा होगा ना, इस वर्क को अगर हम निगेटिव करके लिखेंगे, जो हमारा माइनस डब्ल्यू होगा वही होगा पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। तो यही होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस का। और इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला हो जाता है U इक्वल्स टू के क्यू क्यू Q1 Q2 बाई आर। जैसे मान लो ये एक चार्ज है हमारा यहाँ पे Q1 और एक चार्ज यहाँ पे हमारा है Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R है।
तो ऐसे केस में इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा या इंटरेक्शन एनर्जी जो होगा वो होगा K Q1 Q2 बाई R। और यहाँ पे सारे वेरिएबल्स वही हैं जो हमने ऊपर में पढ़ा। अब यहाँ से एक चीज और हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू आर लिखा हुआ है एक तरह से, क्योंकि F क्या होता था, F होता था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसमें R से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से एक R कम हो जाएगा और F इंटू आर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ से मिल सकती हैं, U इक्वल टू एफ इंटू आर या फिर U इक्वल टू एफ डॉट आर भी हम लोग बोल सकते हैं, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्टेंस के साथ अगर वेक्टर टर्म्स में लेंगे तो ये जो हमारा होता है स्केलर होता है और इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑब्वियस सा बात है ये स्केलर ही आएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम लोग फोर्स लिखना चाहें ना, F इक्वल्स टू यू बाई आर लिख सकते हैं ऐसे। और एक चीज और है, अगर हम लोग इसको डिफ्रेंसिएशन के टर्म में लेते हैं ना तो डी यू हमारा आता है एफ डॉट डी आर, और जो हमारा ये है ना हमारा फोर्स जो है वो आ जाएगा डी यू बाई डी आर। तो ये दोनों टर्म्स भी फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती हैं, इसलिए आपको इसका भी ध्यान रखना है। अगर कभी आपको फंक्शन दे दे इसका एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी का, तो आप उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स फाइंड कर सकते हो, या फिर आपको अगर फंक्शन दिया फोर्स का तो उसको डिस्टेंस के टर्म में इंटीग्रेट करके आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। तो ये कुछ रिलेशंस होती हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वर्क डन बाय अ पर्सन इन पुलिंग द अपार्ट टू इनफाइनाइट सेपरेशन। तो इससे पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसको हमने कंसीडर किया है u इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। ये एक मतलब जनरल कंसिडरेशन है, हम लोग इसको मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है। बाकी आप रेफरेंस पॉइंट अपने हिसाब से कुछ भी चुन सकते हो, आपको मन किया कि नहीं मैं मानूंगा कि एक सर्टेन पॉइंट पे 0 पोटेंशियल एनर्जी है तो आप मान लो, फिर उसके टर्म में बाकी सारी आंसर्स आएंगे। लेकिन जो हमारा यूनिवर्सल कन्वेंशन है वो ये बोलता है कि इन्फिनिटी पे हमें मानना है कि पोटेंशियल 0 है, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन सारी चार्जेस की इंटरेक्शन के लिए बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इनफाइनाइट डिस्टेंस जब r इक्वल्स टू इन्फिनिटी इस फॉर्मूला में हम लोग डालेंगे, यहाँ पे देखिए r को अगर हम लोग इन्फिनिटी डालते हैं तो हमें ये जो u है वो 0 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा यहाँ से मैथमेटिक्स से भी। तो देखिए अब नेक्स्ट चीज क्या हमें करना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है ना तो जब तक कुछ मेंशन नहीं हो तब तक आपको मान के चलना है कि इन्फिनिटी पे 0 मान के वो चल रहा है क्वेश्चन, तो हमें उसी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का हमारा जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, इसको ए नाम दे देते हैं ए, और हर एक वर्टिसेस पे एक चार्ज है हमारा क्यू क्यू क्यू। अब हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए क्या होता है, जब मोर देन वन चार्जेस होती है ना तो सबका इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ, जैसे क्या होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो गया, इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, और इन दोनों चार्ज के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। और देखिए सारे चार्जेस सेम है, सारे डिस्टेंसेस सेम है, तो यानी जो भी इंटरेक्शन एनर्जी इन दोनों का आएगा वही इन दोनों का आएगा, वही इन दोनों का आएगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोग तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो देखिए इसको डिफाइन किया हुआ है, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इज इक्वल टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज मूव्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैसे डिफाइन किया था, कोई भी अगर चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक ला रहे हैं तो उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करेगा ना बाहर वाला फोर्स, उसी जो निगेटिव होगा उस वर्क का, वही होता था पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मान लो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के केस में जो हमारा चार्ज था ना दूसरा वाला, वो चार्ज होता था कोई एक सिग्निफिकेंट चार्ज। लेकिन अगर एक यूनिट चार्ज को लाया जाए इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट तक, तो उस केस में क्या होगा, जब हम लोग यूनिट चार्ज को लेके आएंगे तो उसका एक ऐसे लिखेंगे, उसका एनर्जी जो यू हम लोग लिखेंगे, यू इक्वल्स टू के क्यू इंटू 1, एक कूलम यानी एक यूनिट चार्ज हमने लिया बाई आर, तो ये हो जाएगा हमारा के क्यू बाई आर, और यही होता है इसका पोटेंशियल। यानी एक यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क लगेगा वो हमारा हो जाएगा उस पॉइंट का पोटेंशियल। और कहाँ से लाना है, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से। तो जनरली जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं वो मानते हैं इन्फिनिटी को। तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम लेके आते हैं किसी भी यूनिट चार्ज को, तो इन्फिनिटी से लेके किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना एनर्जी लगेगा ना हमारा, वही हो जाएगा उसका उस पॉइंट का पोटेंशियल। एक चार्ज हमारे पास क्यू है और एक पॉइंट है यहाँ पे पी, लेट से इसका डिस्टेंस आर है।
अब अगर इन्फिनिटी से यहाँ से कोई एक चार्ज Q को हम लेके यहाँ तक आते हैं और यहाँ पे लाके रख देते हैं, तो हमारा क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का जो U होगा ना, वो बन जाएगा K Q इंटू Q बाई R, ऐसा बन जाएगा। लेकिन वही देखो, इस Q के जगह पे हम एक यूनिट चार्ज को लेके आते हैं, तो क्या होगा, अगर Q के जगह पे अगर यूनिट चार्ज को लाते हैं तो U हो जाएगा हमारा K Q बाई R, क्योंकि हमारा Q जो है ना यहाँ पे 1 हो गया, तो इसलिए यूनिट चार्ज को जब लाएंगे तो ये बन गया। तो ये यूनिट चार्ज को लाने वाला जो केस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल के डिफाइन करते हैं। मतलब एक यूनिट चार्ज को लाने में जितना भी हमारा उस पॉइंट तक वर्क लगा, वो वर्क उसके अंदर में पोटेंशियल के टर्म में स्टोर होता है, तो इसलिए उस पॉइंट का पोटेंशियल बोला जाता है, इस जो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क हुआ उसी को। तो यहाँ पे वही डिफाइन किया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पर यूनिट चार्ज। ओके, यहाँ पे अगर फॉर्मूला के टर्म में देखें तो देखिए VA माइनस VP, VP क्या है, VP हमारा उस जो रेफरेंस पॉइंट हमने मान के चला है उसका पोटेंशियल है, और A हमारा क्या है, जो हम पॉइंट जिसका निकाल रहे हैं उसका पोटेंशियल है। तो जनरली ये VP जो मिलेगा ना आपको 0 मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट को मानते हैं और उसको हम लोग 0 मान के चलते हैं, वहां पे जो भी पोटेंशियल होता है उसको। तो यही हमारा क्या आ रहा है, डेल्टा U अपॉन Q। तो दूसरे टर्म्स में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा U अपॉन Q, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल। यही होता है इसका डेफिनेशन। और इसको अगर कनेक्ट हम लोग दूसरे साइड से करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये यहाँ से हम लोग इसको डेल्टा V को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो डेल्टा U हमारा क्या होता है, डेल्टा U होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर हम लोग चाहें तो फोर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे बेटर रहेगा हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में डिफाइन कर लेते हैं। तो डेल्टा V इक्वल्स टू हमारा होता है के क्यू अपॉन आर। अगर इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा ई क्या होता था, ई होता था कि के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर दें, ई इंटू आर, ये हमारा हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, और यही होता है हमारा डेल्टा भी, या फिर इसको डायरेक्टली हम लोग भी बोल लेते हैं क्योंकि हमने डिफरेंस का यूज नहीं किया है। तो पोटेंशियल क्या होता है, ई इंटू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, और इसी को कहीं कहीं हम लोग लिखते हैं ई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी वी, या ई डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा वी। ऐसे करके भी हम लोग इसको अलग अलग जगह पे डिफाइन करते हैं। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ई इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर या डी वी बाई डी आर। तो यहाँ से जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आई, वो एक आया हमारा ई इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर और डी वी बाई डी आर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें निकालना है, अगर वी का फंक्शन दिया हुआ है मतलब पोटेंशियल का, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हमारे पास दिया हुआ है किसका, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन, और हमें निकालना है पोटेंशियल, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये होता है इसका बेसिक रूल। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है यहाँ से, वो हमारा ये वाला है, डेल्टा वी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। और हमें ये याद रखना है, जो हमारा पोटेंशियल क्या है वो के क्यू बाई आर, के यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, आर क्या है उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और क्यू जो है हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड जिसके वजह से हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं। जैसे कोई मान लो एक चार्ज यहाँ पे हमारा क्यू है, ये हमारे पास चार्ज अगर कोई है, इस क्यू चार्ज की वजह से अगर इस आर डिस्टेंस पे हम लोग बात करें, एक पॉइंट पी है, अगर डिस्टेंस इसका आर है, तो यहाँ पे अगर हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे ना, वी पी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, यही हमारा आता है। तो यही हमें फॉर्मूला याद रखना है, ओवरऑल बस यही काम का है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज हो, इनके आने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि यहाँ पे बस वो बेसिक कवर करते हैं। ऑब्वियसली वो लोग चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन चांसेस अभी तक के हिसाब से तो कॉम्परेटिवली कम है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है ऐसा क्वेश्चन बनाने में। लेकिन बेसिक तो पूछ ही सकते हैं। जैसे एक फंक्शन दे दिया मान लो ई का, आपसे वी पूछ ले, या फिर वी का फंक्शन दे के ई पूछ ले, तो ऐसे आपको रेडी रहना है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखिए क्या होगा, किसी भी एक पॉइंट चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा किसी भी एक गिवन पॉइंट पे। तो ऊपर जो हम लोग बात कर रहे थे वहां पे हम लोग इन्फिनिटी का पोटेंशियल मान के चले थे कि एक वीपी है समथिंग, किसी भी वीपी पॉइंट का पोटेंशियल। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी को मानेंगे अपना रेफरेंस पॉइंट, और भी इन्फिनिटी हमने डिफाइन कर दिया है, वो है जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो,
ये हमारा जनरल कंसिडरेशन है। तो अगर इस पॉइंट का हम लोग को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज Q की वजह से, वो होगा के क्यू बाई आर। और ये कैसे डिफाइन किया था हमने, एक एक यूनिट चार्ज है, मतलब एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके, मतलब ये इन्फिनिटी अगर हो गया तो इन्फिनिटी से ऐसे 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 करके यहाँ तक लाने में जो भी हमारा मतलब वर्क लगा पर यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से यहाँ तक जो भी हमारा वर्क हुआ वो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बड़े बड़े बॉडीज की वजह से क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे जब हम लोग गॉस लॉ को समझ लेंगे। अभी के लिए बस हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, यही हमें याद रखना है। अब सारी चीजें आपको रिलेट होती हुई दिख रही होंगी। जैसे ये देखिए क्या है, अगर हम लोग V इंटू क्यू कर दें, क्यू वी, तो ये हमारा U हो जाएगा। इसी को कभी कभी ऐसे लिखते हैं Q डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा U। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे K Q बाई आर इक्वल्स टू U हो जाएगा। यहीं पे यानी कि V में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है चार्ज से, तो Q डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा U। तो ऐसा कुछ करके एक हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। ये फॉर्मूला भी हमारे काफी काम का है, तो हमें ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। और अगर इसी फॉर्मूला को दूसरे साइड से हम लोग देखते हैं तो हमें मिलता है डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा U अपॉन क्यू। बाकी एक और फॉर्मूला मैंने बताया आपको, डेल्टा V इक्वल्स टू E डेल्टा R, ऐसा एक फॉर्मूला बताया। नेक्स्ट वहीं से हम एक दूसरे से सारे फॉर्मूला को हम लोग जोड़ सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि किस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। सबसे इजी है रिलेट करना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ना उसमें चार्ज से मल्टीप्लाई करते हो तो फोर्स आता है, यानी कि F इक्वल्स टू फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, यानी जो भी हमारा फोर्स आएगा वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज को फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे फोर्स आ जाएगा। सेम उसी वे में चार्ज को जब हम पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे करके आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। फिर इस फोर्स का रिलेशन आप इस यू के साथ जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके आप सबको एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मेन जो रिलेशन है ना वो यही वाला है, जो हमारा क्यू डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा यू, ये वाला हमारा काम आता है। और दूसरा रिलेशन ये वाला हमारा F इक्वल्स टू क्यू ई, ये सबसे ज्यादा काम आएगा। जैसे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, वहां पे एक चार्ज रख दिया, तो उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ना वो फोर्स कैसे हम लोग निकालेंगे, इसी फॉर्मूला के हेल्प से निकालेंगे। नेक्स्ट अब हमारा एक क्वेश्चन है, टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पेयर एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू लाइन चार्जेस। अब यहाँ पे हमें दे दिया है दो चार्ज, एक चार्ज हमारा यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है। ये है +10 म्यू सी और ये है +20 म्यू सी। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और यहाँ मिड पॉइंट है दोनों का। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है दोनों पेयर के, मतलब दोनों चार्जेस की वजह से। तो जैसे याद रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम लोग लेते हैं ना तो हम लोग चार्ज को साइन के साथ कंसीडर करते हैं। जैसे अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो हम लोग फॉर्मूला में निगेटिव साइन पुट करेंगे, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन दोनों पुट करते हैं, क्योंकि उसी से हमें फाइनल उसका साइन मिलता है कि वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो सेम उसी वे में अगर मिड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारा ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वी नेट क्या आएगा, V1 प्लस V2, ये हमारा आ जाएगा। और ये क्या होगा, K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2, ऐसा आएगा। अब आपको पता है Q भी सेम है, R भी सेम है, नहीं Q हमारा अलग है, R सेम है। तो देखिए K बाई R हम लोग बाहर कर लेते हैं, यहाँ से Q1 प्लस Q2 कर देते हैं और फिर अब हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो K हमारा 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 और R हमारा दिया हुआ है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर में हो जाएगा। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट को कन्वर्ट कर लेना है। और हमारा चार्ज एक है हमारा 10 और दूसरा है हमारा 20 और माइक्रोकूलम को हम लोग बाहर में कॉमन मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये हमारा नेट वोल्ट में आ जाएगा। इसकी जो यूनिट होती है पोटेंशियल की वो वोल्ट होती है और पोटेंशियल एनर्जी की मैंने आपको बता दिया था जूल होती है। तो आप यहाँ पे कहीं नोट कर लें, ऐसा यूनिट वोल्ट, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो जब इसको कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 6 और 9, यहाँ से 3 बचेगा और नीचे से 2 जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। तो 30 इंटू 9
यानी 270 इंटू 10⁵ वोल्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे हम लोग साइन ले लेते निगेटिव का, तो एक दूसरे से ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होता वो हो गया, फाइनल हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन से कैसे डील करना है, हमेशा साइन के साथ। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ये बेसिकली एक सरफेस होता है जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप लेते हो ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। यानी पूरे सरफेस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट आप पकड़ लो, उस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल ही होगा। तो ऐसे कैसे होता है? देखिए, एक पॉइंट अगर चार्ज है, पॉइंट चार्ज से अगर कोई भी एक आर डिस्टेंस पे हम लोग एक लेते हैं, पूरा स्फेरिकल सरफेस होगा ना, जैसे एक पॉइंट चार्ज, मान लो एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम लोग एक सरफेस ड्रॉ करें तो कैसा आएगा? स्फेरिकल सरफेस हमें प्राप्त होगा। और उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे ना ये पोटेंशियल, तो हमें इक्वल मिलेगा। तो उसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। और स्फीयर क्यों होगा? तो इसके लिए एक और लॉजिक है। देखिए, जैसे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। तो आर हमारा जो है ना वो सेम रहना पड़ेगा, आर सेम रहेगा तभी पोटेंशियल सेम रहेगा। तो एक पॉइंट से आर डिस्टेंस पे पूरा सरफेस अगर हम लोग मार्क करेंगे तो आर डिस्टेंस पे क्या, पहले सर्कल आएगा और फिर ढेर सारा सर्कल जुड़ता जाएगा, फिर हमें एक स्फीयर मिलेगा पूरा का पूरा। तो इसीलिए स्फेरिकल सरफेस होगा पॉइंट चार्ज के लिए। अगर एक लाइन चार्ज की बात करें, जैसे कि एक रॉड ले लें, तो रॉड के चारों तरफ का ये जो एरिया आएगा, ये चारों तरफ ऐसे इसको राउंड राउंड ये करेगा, तो वो एक बन जाएगा सिलेंडर। तो इसलिए रॉड के लिए सिलिंड्रिकल हमारा आ जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसका पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होगा। आप लोग बाकी इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। बस कॉन्सेप्ट यही है कि हर एक पॉइंट के अलोंग सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। इसका एक इम्प्लीकेशन और भी होगा, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होता था, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। अब पोटेंशियल क्योंकि सेम है, मतलब डेल्टा वी ये हमारा जीरो हो जाएगा, इसीलिए हमारा डेल्टा यू वो भी जीरो हो जाएगा। मतलब अगर कोई चार्ज को हम लोग मूव करेंगे ना इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो उस पर कोई भी वर्क नहीं होगा, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एक और चीज की, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ये बस मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप सुन लो एक कहानी की तरह। इसमें बाकी आपको अगर मन करे तो पढ़ लेना, बाकी जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे वहां भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर हमारा होता है ना जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, क्योंकि यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के सेंस में बात कर रहे हैं। और उसी हिसाब से इंसुलेटर क्या होगा, इंसुलेटर जो कि करंट के फ्लो को रोके, उसको फ्लो नहीं होने दे, उसको बोलेंगे इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर मतलब क्या, वो बीच बीच का हो गया, मतलब वो फ्लो होने देता है लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ, जैसे कि हायर टेम्परेचर पे फ्लो होता है। तो अब यहाँ पे कहानी ये समझना है, करंट फ्लो कैसे होता है। करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है ना, तो निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। लेकिन आपको पता होगा करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। और पोटेंशियल क्या होता है वो हमने ऊपर में समझ लिया है। तो इसी वजह से देखिए क्या होता है, जैसे ही किसी भी बॉडी से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ना, तो एक मतलब चार्ज का फ्लो जैसे ही शुरू होगा फिर वहां पे करंट आएगा, और करंट आएगा तो वहां पे यही हमारा कंडक्टर का रोल होगा। कंडक्टर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, यानी जो इलेक्ट्रॉन को के फ्लो को मतलब बढ़ाए। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा ना जब किसी भी मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो टाइटली बाउंडेड नहीं हो, मतलब कि अगर बहुत टाइट इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है ना कोई मटेरियल, इजीली छोड़ नहीं रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, क्योंकि कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है, वो मैटर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज छोड़ ही नहीं रहा है, जाने ही नहीं दे रहा है, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं ना करंट का फ्लो होना। तो वही हमारे होते हैं कंडक्टर्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिलीज हो जाते हैं, मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ देते हैं। लेकिन वही हमारे इंसुलेटर जो होते हैं ना, वो थोड़े जिद्दी टाइप के होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते नहीं है, उनको बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं और वो करंट को फ्लो नहीं करा पाते हैं, तो इसीलिए उनको इंसुलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक काइंड ऑफ बीच बीच का सिचुएशन है। तो ऐसा क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने पे। जैसे आप एग्जांपल के लिए समझो, अगर हम लोग पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर में बनता है, मतलब उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं।
तो ऐसे ही होता है सेम इलेक्ट्रॉन्स के केस में, थोड़े से जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटने लगते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। जैसे प्योर अगर आप बोलें 0 केल्विन पे, तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना वो इंसुलेटर होते हैं। तो यही हमारा कंसेप्ट बनता है यहाँ से ये तीनों का। जैसे कि जनरली जो हमारे मेटल्स हैं ना वो कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो इंसुलेटर होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन हमारा है, ग्रेफाइट जो होता है वो हमारा क्या है, वो हमारा मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वैसे ही ज्यादातर हमारे जो कंडक्टर्स हैं ना वो सॉलिड स्टेट में है, मतलब एलिमेंट जो हैं मेटल्स वो सॉलिड हैं, लेकिन एक मरकरी है वो लिक्विड है, फिर भी वो करंट को हमारे ये करता है, कंडक्ट करता है। तो ये सब कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। इनके बारे में और अगर आपको डिटेल पढ़ना हो तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, या फिर आप एचसी वर्मा के बुक से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल थोड़ा सा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब जाती हैं, तो मैंने आपको बताया वो सीधे ट्रेवल करती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, वो उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी। तो जैसे कोई कंडक्टर मान लो है, जैसे कोई भी मतलब पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, वो क्या है, वो एक न्यूट्रल स्टेट में पड़ा हुआ है, नॉर्मली पड़ा हुआ है, कंडक्टर भी है, वो भी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, लूज इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो भी न्यूट्रल स्टेट में पड़ा रहता है। तो जैसे क्या होता है, जैसे ही कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, बाहर से एक फील्ड सेटअप की जाती है, तो वो फील्ड जो है ना वो जैसे ही फ्लो करेगी, तो क्या होगा, उस मैटर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड अलाइन हो जाएंगे। जैसे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रही होगी उसके अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन्स जाके सारे सेट हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमारा इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर राइट की तरफ इधर जा रही है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सारे हमारे जाके यहाँ पे चिपक जाएंगे इस लेफ्ट वाले कॉर्नर पे। ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, जो हमारा इसीलिए करंट का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, इधर के साइड सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब इधर निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इधर से निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन सारे उधर चले गए हैं, तो ऑटोमेटिकली इधर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप हो गया पार्शियल। अब मान लो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव डेवलप हुआ ये क्यू है और ये माइनस क्यू है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ओवरऑल नेट चार्ज हमारा जीरो होना है। तो अब जो चार्ज जनरेट हुआ ना, इसकी वजह से अंदर में ना एक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और फील्ड कैसे जनरेट होती है, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, इधर के डायरेक्शन में एक फील्ड जनरेट हो जाएगी इस पार्टिकल के अंदर में या फिर इस कंडक्टर के अंदर में। और वो फील्ड कितनी होगी, बस एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितनी बाहर वाली फील्ड है, उसको कैंसिल करने के लिए ही बेसिकली ये फील्ड जनरेट होती है। तो जो हमारा नेट फील्ड है ना उस कंडक्टर के अंदर में वो हो जाएगा जीरो। तो बेसिकली किसी भी कंडक्टर के अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई नेट इक्वल टू जीरो होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी से हमारा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज करते हैं जब अंदर में हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए हो, ये बेसिकली हम लोग अपने इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए करते हैं। तो आपको बस ध्यान ये रखना है, किसी भी कंडक्टर के अंदर में जो फील्ड होगा ना वो हमेशा जीरो होगा, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा वो जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बाहर वाले फील्ड के जितना ही अंदर में एक फील्ड सेटअप हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ओवरऑल नेट फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज 8 into 10 raised to the power minus 6 coulomb and 2 microcoulomb negative respectively are held fixed with a separation of 20 centimeter. Where should a third charge particle will be placed so that it does not experience a net electric force? तो देखिए इससे पहले एक चीज आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि नेट फोर्स जीरो कहाँ पे होगा, नेट फोर्स जीरो तब होगा ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे जीरो हो। तो बेसिकली अगर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पूछता है, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, या फिर किस पॉइंट पे अगर एक हम चार्ज को रख दें एक्सटर्नल तो उस पर फोर्स जीरो लगेगा, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी करो बात सेम ही आनी है। अगर आप फोर्स इक्वल करो तब भी, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो नेट जीरो करो तब भी। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि जो हमारा फोर्स होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा होता है। यानी ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी बड़े चार्ज के नजदीक में हमारा फोर्स भी ज्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो अब एक चीज आप नोटिस करिए, कोई भी अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है ना, तो मैग्नीट्यूड की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, और अगर डिस्टेंस हमारा कम है तो भी फील्ड ज्यादा होगी। तो अगर मान लीजिए जैसे हमारा यहाँ पे इस केस में चार्ज ए बड़ा है, तो बड़े चार्ज के पास का अगर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे
इसका जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसकी वजह से भी फील्ड ज़्यादा, और डिस्टेंस कम होने से भी फील्ड ज़्यादा, तो फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बी की फील्ड बहुत कम हो जाएगी। तो ये कैंसिल करना एक दूसरे का तो कर नहीं सकते हैं, तो कैंसिल हो नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी छोटा चार्ज होगा ना वो पॉइंट उसके नज़दीक होगा, मतलब जो भी छोटा चार्ज दिया हो हमेशा पॉइंट को उसके नज़दीक में एज्यूम करिएगा। और दूसरा चीज़, अगर दो जैसे कि यहाँ पे दोनों अपोजिट चार्ज हैं, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इसके बीच के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगा? तो आंसर है कहीं नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी आप पॉइंट लेते हो तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ, निगेटिव की वजह से आगे की तरफ, मतलब दोनों की वजह से फील्ड आगे की तरफ ही आ रही है, तो ये फील्ड हमेशा ऐड ही होगी, तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा चीज, अब इसके बीच में नहीं होगा मतलब वो पॉइंट कहीं बाहर में होगा। अब बाहर में होगा तो मैंने आपको बता दिया वो क्या किसके नजदीक होगा, तो हमेशा छोटे चार्ज के नजदीक होगा। छोटे चार्ज के नजदीक इसलिए होगा क्योंकि एक तो बेचारे का मैग्नीट्यूड कम है, तो उसको अपना फील्ड बढ़ाने के लिए तो एक ही उपाय है ना, बेचारे को भरोसा है बस डिस्टेंस का कि डिस्टेंस कम से कम रहे। अब अगर आप डिस्टेंस को भी बढ़ा दो तो बेचारे का फील्ड इतना कम हो जाएगा कि फिर वो तो कैंसिल कर ही नहीं पाएगा। तो इसी रीजन से जो हमारा जो दूसरा वाला ये है ना, जो बड़ा वाला चार्ज है उससे दूर रखेंगे पॉइंट को, तो इसीलिए जो छोटा चार्ज है उसके राइट साइड में हम लोग पॉइंट को एज्यूम करेंगे। जैसे इधर है चार्ज इसलिए निगेटिव वाला, ये छोटा है हमारा, तो यहाँ पे पॉइंट सी हम लोग एक्स डिस्टेंस पे इसे एज्यूम कर लिए। तो अब देखिए इस सी पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो क्या होगा, इस पॉजिटिव की वजह से इधर दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ ई ए, और इस निगेटिव की वजह से इधर की तरफ हमारा फील्ड आएगा ई बी। निगेटिव की वजह से निगेटिव चार्ज के तरफ फील्ड होती है, पॉजिटिव से दूर फील्ड होती है। तो यहाँ पे फील्ड हमें जीरो होना है, तो यानी कि ई ए इक्वल्स टू ई बी, और इसको लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा के क्यू ए बाई आर ए का स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू बी बाई आर बी का स्क्वायर। अब इसको आगे हम लोग लिख लेते हैं, हमारा वैल्यू के कट जाएगा, क्यू ए हमारा दिया हुआ है, क्यू ए हमारे पास कितना है, क्यू ए है 8.0 बाई आर ए हमारा कितना लिख सकते हैं, आर ए हमारा हो जाएगा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 10 रेज टू द पावर माइनस 6 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू ये हमारा है 2.0 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 बाई एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा कट गया पूरा, ये कटा 4 बार में, तो देखिए ये हो जाएगा 4/20 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड अगर हम लोग रूट ले लेते हैं पूरा पूरा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स बाई 2, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, यहाँ से हमें x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यानी जो x होगा ना हमारा ये b के और राइट में 20 सेंटीमीटर दूर होगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई ना तो F क्या होता है, F इक्वल टू ई इंटू क्यू, क्यू इंटू ई, कोई भी आप लिख लो, तो क्या हो जाएगा हमारा जो F होगा वो इस क्यू की वजह से हमारा ई जीरो हो गया इंटू क्यू, तो एफ भी हमारा जीरो आ जाएगा उसी पॉइंट पे। तो आप फोर्स को इक्वल करो दोनों अपोजिट साइड में, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल करके जीरो करो, बात सेम है, आपका आंसर सेम आना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, जो पॉइंट होगा हमेशा नजदीक होगा छोटे वाले चार्ज से, और दूसरा अगर दोनों चार्जेज अपोजिट हैं तो दोनों के बीच में नहीं होगा, किसी भी एक चार्ज के साइड में होगा, बाहर में मतलब होगा, दोनों चार्जेस के बीच में नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, तो जो पॉइंट आएगा नल पॉइंट भी इसको बोलते हैं, वो बीच में आएगा दोनों चार्जेस के बिल्कुल ही। तो देखिए जैसे कुछ कॉन्सेप्ट अगर हमारा छूट रहा है ऊपर में मेन पढ़ने में थ्योरी, तो वो हमारा कवर हो रहा है क्वेश्चन में। इसी टाइप से मैंने लिया है क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन में भी कुछ कॉन्सेप्ट हमारा आता रहे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो हमारा इसके आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि मैंने इतना सारा इसको सॉल्व किया, लेकिन एक्चुअल में देखें तो ये बिल्कुल छोटा सा 1 मिनट इससे भी कम में हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, अ चार्ज क्यू इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम फिर से यानी डिफरेंशिएशन। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे कोई एक चार्ज है,
क्यू चार्ज है, इसको 2 पार्टिकल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बांट लेते हैं। मान लो एक पार्टिकल को गया Q1 इक्वल्स टू Q, तो दूसरे को क्या जाएगा Q माइनस Q, Q2 इक्वल्स टू, मतलब पूरा Q था उसमें से छोटा Q हमने किसी को दे दिया तो कितना बचा, बड़ा Q माइनस छोटा Q। अब फोर्स लिखेंगे, बस मैग्नीट्यूड से हम लोग डील कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्शन वगैरह में नहीं जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वो सब का मतलब नहीं है। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो अब यहाँ से हमें मिल जाएगा K Q माइनस Q बाई आर का स्क्वायर। ओके, हमें ये मिला। अब देखिए अब क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग हमेशा से डिफरेंशिएट करते थे, तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, Q के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा हमें Q का जानना है। तो df अपॉन dq करेंगे। अब k और आर स्क्वायर ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको कांस्टेंट को हम लोग बाहर ऐसे छोड़ देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए दो तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करो या फिर डायरेक्टली कर लो। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको ईजी लगेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Q इंटू क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो हमें मिलेगा ये Q का डिफरेंशिएशन, इसका पावर 1 है तो यानी कि 1 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा Q माइनस यहाँ पे क्यू स्क्वायर 2Q। अब डिफरेंशिएट करके हम क्या करते थे, उसके बाद जो हमारा ये होता था पूरे क्वांटिटी को हम लोग इक्वल टू 0 कर देते थे। तो यहाँ से Q माइनस 2Q इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा Q इक्वल टू आएगा Q बाई 2, यानी फोर्स तब मैक्सिमम होगा जब हम चार्ज को दोनों को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि अगर एक चार्ज को ब्रेक करते हैं तो किस केस में फोर्स जो होता है मैक्सिमम होता है, तो उस केस में जब उसको हम दो इक्वल हाफ में ब्रेक कर दें चार्ज को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम जस्ट प्रिवेंट्स अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास फ्रॉम फॉलिंग, फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। तो देखिए यहाँ पे भी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पे क्या किया है, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैट्स को मिक्स कर दिया है। देखिए कैसे करेंगे, एक यहाँ पे वाटर का ड्रॉप है, ये ड्रॉप हवा में लटका हुआ है, न गिर रहा है न ऊपर जा रहा है, क्यों, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एफ नेट इक्वल्स टू 0 होता है। नेट फोर्स 0 है किसी भी बॉडी पे, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वो एक पॉइंट पे रहेगा, उसमें कोई मोशन नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम में कैसे है, तो इस पे कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यानी नेट फोर्स 0 है, मतलब एक तो आप जानते हैं एक फोर्स हमारा ग्रेविटी का, वो तो नीचे इसको लाने ट्राई कर रहा होगा mg, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा, मतलब इसको ऊपर की तरफ कोई फोर्स खींच के रखा है, वो हमारा कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई बोल देते हैं, ये हमारा एफ जी है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो फील्ड के टर्म्स में अगर हम लोग लिखते हैं तो एफ इक्वल्स टू होता है चार्ज इंटू ई। हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वल कर दोगे एफ ई माइनस एफ जी इक्वल्स टू 0, मतलब नेट फोर्स को 0 करना है, तो नेट फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ एफ ई नीचे की तरफ एम जी, तो एफ ई माइनस एफ जी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एफ ई इक्वल्स टू आ जाएगा एफ जी, यहाँ से Q इंटू ई इक्वल्स टू एम इंटू जी, यहाँ से Q आपका आ जाएगा एम जी अपॉन ई। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे, m हमारा है 1.0 इंटू 10⁻⁴ -4, g होता है हमारा 10, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 4.0 इंटू 10⁵ तो हमारे यहाँ से Q आ जाएगा, देखिए ये हमारा 10 जो है ये 4 1/4 हमारा हो जाएगा 0.25, 10 का पावर -4 और 5 -9, ऊपर में ये 10 जो है हमारा 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअली ये 10⁻⁸ आ रहा है कूलम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, या फिर Q इक्वल टू 2.5 नैनो कूलम। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। एक अगला क्वेश्चन हमारा, इन अ सर्किट 10 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू अ बैटरी इन अ गिवन टाइम, द प्लेट्स ऑफ द बैटरी आर मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, हाउ मच वर्क इज डन बाय द बैटरी। तो देखिए चार्ज और पोटेंशियल दिया हुआ हो तो इससे वर्क निकालने का हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए हमारा जो वर्क होता है वो होता है डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होता है, क्यू डेल्टा वी, ये हमने पढ़ा था। तो इसी का यूज करके यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है 10 कूलम और डेल्टा वी दिया हुआ है 12 वोल्ट।
तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 120 जूल। इतना हमारा वर्क। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो बस क्वेश्चन बनाने में क्लैरिटी रखो, आपका पक्का गलत नहीं होगा, ये आप श्योर रहो। इतना छोटा कॉन्सेप्ट है तो पक्का इसको पूछ तो सकता ही है वो, क्योंकि ये तो 1 मिनट क्या है, इसमें तो 20 सेकंड बनाने में लगा। तो इसलिए ये सब आपको ध्यान रखना है। तो अब इस वाले क्लास को हम खत्म करते हैं। इसमें हमने अच्छे से समझा इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, और क्वेश्चन बनाना भी हमने सीखा। तो अगर कॉन्सेप्ट में कुछ आपको लग रहा है कि वहाँ पे मिस हो रहा है, वो आपको वो चीज़ क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसलिए आप लोग पूरा का पूरा कवर करो, क्वेश्चंस को स्पेशली ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन बनाना आप सीख गए तभी आपका भला हो सकता है। अदरवाइज अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, आप उस अप्रोच को नहीं सीख रहे हो ना, फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए बेटर है कि आप क्वेश्चंस को स्पेशली ध्यान से देखो। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखो या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमारे आप पूछ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।